हेलो डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं भरत फौजदार एक बार पुनः एपीएस साइंस कठूमर की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 6 के टाइप्स ऑफ रिएक्शंस पर चल रहे थे। दो अभिक्रियाएं पढ़ भी चुके थे अपन। एक संयोजन के बारे में जानकारी प्राप्त कर चुके थे, एक अपघटन के बारे में जानकारी बताई गई थी कल आपके लिए। अपघटन अभिक्रिया में बताया था कि अपघटन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, टूटना होता है। अर्थात वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक अपघटित होकर या वियोजित होकर के दो या दो से अधिक सरल उत्पाद प्रदान करता है, उसे अपघटनीय अभिक्रिया कहा जाता है। बताया था अपघटन के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ये ऊर्जा मुख्य तरह से तीन रूपों में प्रदान की जाती है: ताप, विद्युत और प्रकाश। इस आधार पर यह अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है: तापीय अपघटन, प्रकाशीय अपघटन और विद्युत अपघटन। इस पर कल अपन ने बात की थी। अगले प्रकार की रिएक्शन है, चलिए आगे जुड़ते हैं। वही चैप्टर नंबर 6 विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया इंग्लिश में कहें तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या विस्थापन अभिक्रिया। देखिए क्या तात्पर्य है विस्थापन अभिक्रिया से। स्थान परिवर्तन होगा यहाँ पर, और जो अधिक सक्रिय होगा वो अपने से कम सक्रिय पदार्थ को उसकी जगह से यानी कि उस यौगिक में से हटा देता है, यानी कि विस्थापित कर देता है। कैसे करेगा वो भी अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। या फिर एक तरीके से कहें तो इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बना सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित समूह, परमाणु, अणु या आयन के स्थान पर कोई दूसरा समूह, परमाणु, अणु या आयन आ जाए तो उसे विस्थापन और अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी समूह, परमाणु, अणु या आयन के स्थान पर कोई दूसरा समूह, परमाणु, अणु या आयन आ जाए तो उसे विस्थापन और अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। लिख देते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी समूह, किसी उपस्थित किसी समूह, परमाणु,
अणु अणु या आयन के स्थान पर या आयन के स्थान पर कोई दूसरा समूह परमाणु अणु या आयन आ जाए तो इसे विस्थापन और अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। ओके, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी समूह, परमाणु, अणु या आयन के स्थान पर कोई दूसरा समूह, परमाणु, अणु या आयन आ जाए तो इसे विस्थापन और अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ओके, अथवा एक परिभाषा ऐसे भी अपन दे सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें जिसमें अधिक सक्रिय पदार्थ अपने से कम सक्रिय, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय पदार्थ अपने से कम सक्रिय पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। दोनों परिभाषाएं बढ़िया हैं अपनी अपनी जगह पर। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी समूह, परमाणु, अणु या आयन के स्थान पर कोई दूसरा समूह, परमाणु, अणु या आयन आ जाए तो उसे विस्थापन और अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है। अथवा ऐसे याद रख सकते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक सक्रिय पदार्थ अपने से कम सक्रिय पदार्थ को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu।
तो देखिए इस अभिक्रिया में ये है कॉपर सल्फेट। क्या है ये? कॉपर सल्फेट CuSO4। इस पे जिंक डाला गया, यानी कि जिंक से अभिक्रिया कराई गई। मान के चलिए ये CuSO4 है मेरे पास एक बर्तन में, और उसमें मैंने जिंक के दानेदार टुकड़े डाल दिए। तो ये जिंक जब इसमें क्रिया करेगा, तो जिंक क्रिया करेगा तो कॉपर यहाँ से हट जाएगा। देखिए कॉपर को विस्थापित कर दिया है इसने, बोलो कर दिया कि नहीं कर दिया है? तो इसका सीधा तात्पर्य यह है कि जिंक जो है वो कॉपर से क्या है? अधिक सक्रिय है। अधिक सक्रिय होने के कारण जिंक ने कॉपर को उसके स्थान से क्या कर दिया? विस्थापित कर दिया, और उसकी जगह पे कौन आ गया? खुद आ गया कि नहीं आ गया? तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे अपन? विस्थापन कहेंगे। एक चित्र द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं इसको ऐसे आप, या फिर देखो ऐसे यदि क्वेश्चन डाल दिए जाए, नेक्स्ट एग्जांपल से देखें, CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। यहाँ पे भी कॉपर को क्या किया गया है? विस्थापित किया गया है। यदि आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कहाँ डालते हैं अपन? कॉपर सल्फेट के विलयन में डालते हैं तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो कारण तो क्या रहेगा? विस्थापन ही रहेगा कि नहीं रहेगा? विस्थापन की कारण तो रंग बदलेगा भाई। चलिए और देखते हैं अभी। ये क्वेश्चन पढ़ते हैं ऐसे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? देखिए ये पात्र ले लिया मैंने एक इस तरीके से, ठीक है। ये इस पात्र में मैंने क्या भर दिया? कॉपर सल्फेट, ठीक है, CuSO4 है ना। और इसमें ये क्या डुबोई गई? लोहे की कील। क्या है ये? लोहे की कील। तो कॉपर सल्फेट नीला कलर होगा इसका, लेकिन जैसे ही लोहे की कील को इसमें डाला जाएगा तो लोहा निश्चित है कॉपर से क्या होता है? अधिक सक्रिय होता है। इसलिए लोहा सक्रिय होने के कारण कॉपर को यहां से क्या कर देगा? विस्थापित कर देगा, और उसकी जगह पे स्वयं आ जाएगा। तो फिर कारण क्या हुआ? विस्थापन के कारण विलयन का रंग बदल जाता है। ऐसे जवाब देंगे आप। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग बदल जाता है, क्योंकि लोहे की कील कॉपर से अधिक सक्रिय होने के कारण कॉपर को कॉपर सल्फेट से विस्थापित कर देती है। अतः स्पष्ट है कि विस्थापन के कारण विलयन का रंग बदल जाता है। रिएक्शन लिख सकते हो आप यहां से।
इस तरीके से। CuSO4 प्लस Fe इज इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। ठीक है, तो ये कौन सी अभिक्रिया हुई? विस्थापन अभिक्रिया हुई। और भी एग्जांपल देख लीजिए, अदर एग्जांपल्स। जैसे 2HCl इज इक्वल प्लस Mg, मैग्नीशियम से क्रिया करवाएं, किसकी? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की। तो मैग्नीशियम जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करेगा तो देखिए क्या बनेगा, कौन विस्थापित होगा? MgCl2, मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया ये। तो क्या रह गया अपन के पास? H2। तो कौन विस्थापित हुआ? हाइड्रोजन विस्थापित हुई। बोलो हो गई या नहीं हो गई? और देख लीजिए, H2SO4 प्लस 2Al, मतलब हुआ क्या? सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया हम किससे करवा रहे हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल की क्रिया किससे करवा रहे हैं अपन? एल्युमिनियम धातु से करवा रहे हैं। तो एल्युमिनियम धातु से क्रिया जब होगी तो क्या बनेगा? या देखिए, Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस, मतलब क्या हुआ? ये एल्युमिनियम सल्फेट। फिर भी क्या रह गया शेष? हाइड्रोजन। चलो 3 लगाओ यहाँ बैलेंसिंग के लिए। 3H2SO4 प्लस 2Al इज इक्वल टू Al2SO4 का होल थ्राइस प्लस 3H2। यहाँ पे भी कौन का विस्थापन हुआ? हाइड्रोजन का विस्थापन हुआ। तो धातुएं तो हाइड्रोजन से सक्रिय होती हैं, इसलिए धातुएं हाइड्रोजन को क्या कर देती हैं बेटा? विस्थापित कर देती हैं। तो ऐसी अभिक्रियाओं को विस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। लेकिन यहाँ थोड़ा एक सस्पेंस बनता है कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है। ये सक्रियता की जानकारी अपन कैसे करेंगे कि कौन अधिक सक्रिय होगा, कौन कम सक्रिय होगा। तो इसकी जांच करने के लिए मैं आपको एक सीरीज बता रहा हूँ। उस सीरीज को बोलते हैं अपन सक्रियता श्रेणी। क्या तात्पर्य होता है सक्रियता श्रेणी से? वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलताओं के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलताओं के घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। कैसे होती है सक्रियता श्रेणी? देखिए बनाए अभी आपको। सक्रियता श्रेणी से हम ये जानकारी कर लेंगे कि कौन किसको विस्थापित कर सकता है ना। आइए, सक्रियता श्रेणी। लिख देता हूं डेफिनेशन। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलताओं के वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में यानी कि अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है,
व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। सक्रियता श्रेणी कहलाती है। ठीक है बेटा। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलताओं के अवरोही यानी कि घटते हुए क्रम में व्यवस्थित किया जाता है सक्रियता श्रेणी कहलाती है। कैसे बनाते हैं इसको देखिए। ये क्या है? पोटेशियम। ये क्या है? सोडियम। चलो लिख देता हूं, फिर नाम लिख देंगे। चलो इधर लिखता हूं, इसके बाद इधर ऐसे ये क्रम। इसके बाद में आपको कहां से लाना है? यहां पे लाना है। ठीक है ना? ऐसे हो गए। तो यह है कौन? के का मतलब क्या है? सोडियम। क्या मतलब है के का? सोडियम। पोटेशियम हुआ, ये क्या हुआ अपन का बेटा? सोडियम। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? कैल्शियम। इसको क्या बोलेंगे? मैग्नीशियम। ठीक है। इसको क्या बोलेंगे अपन? एल्यूमिनियम। इसको क्या बोलेंगे? जिंक। क्या बोलेंगे? जिंक। इसको क्या बोलेंगे अपन? लोहा या आयरन। लोहा कह दो या आयरन कह दो, बात एक ही है। इसको क्या बोलेंगे अपन? सीसा। लेड है ये, सीसा कह सकते हो आप इसको, या लेड कह सकते हो। ये हाइड्रोजन है, ये कॉपर या तांबा कह सकते हो आप, कॉपर या तांबा। ठीक है। ये मरकरी है या पारा? मरकरी या पारा। ये क्या है? चांदी, सिल्वर कह सकते हो या चांदी कह सकते हो। और ये क्या है? गोल्ड यानी कि सोना। यह है धातुओं की घटती हुई अभिक्रियाशीलता है। ऐसे। ठीक है। यहां पर भी लगा देता हूं मैं, ऐसे लिख सकते हैं। धातुओं की घटती हुई अभिक्रियाशीलताएं, सेम ऐसे इधर लिख सकते हैं आप। तो ये धातुओं की घटती हुई अभिक्रियाशीलता हुई। अब देखिए ये वाली जो धातुएं हैं, ये सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर हैं। ये सबसे ऊपर है, ये जो धातुएं हैं सबसे ऊपर हैं। ये बोलो है कि नहीं?
तो इनकी जो क्रियाशीलता होती है, यदि लगाना चाहे तो लिथियम भी लगा सकते हैं पोटेशियम के ऊपर, Li लिथियम। लीना के का मतलब क्या हुआ, लिथियम सोडियम पोटेशियम, तीनों उच्चतम अभिक्रियाशील धातुएं हैं, बहुत तेजी से अभिक्रिया करती हैं। पोटेशियम सोडियम कैल्शियम ये ऊपर पाई जाने वाली धातुएं हैं, इसलिए इनकी क्रियाशीलता सबसे क्या होगी, अधिक होगी। तो सबसे ऊपर पाई जाने वाली जो धातुएं होती हैं उनकी क्रियाशीलता सबसे अधिक होती है। ये मध्य वाली धातुएं हो गई, इनकी क्रियाशीलता ऊपर वालियों से क्या होगी, कम होगी। और यदि यहां की बात करें अपन, देखिए ये, तो ये सक्रियता श्रेणी में सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे पाई जाने वाली धातुएं हैं ये। तो जो धातुएं सबसे नीचे पाई जाती हैं उनकी क्रियाशीलता क्या होती है, अत्यंत कम होती है, अत्यंत कम होती है। अर्थात ये किसी से क्रिया करती भी नहीं है, इनकी क्रियाशीलता कम होती है, इसी वजह से तो ये किसी से क्रिया नहीं करती हैं। जैसे चांदी है ना, मरकरी है, सोना है। आपसे यदि पूछ लिया जाए कि प्रकृति में तत्व के रूप में पाई जाने वाली धातुओं का नाम लिखिए, तत्व के रूप में पाई जाने वाली धातुओं का नाम लिखिए, तो ये तत्व के रूप में पाई जाने वाली धातुएं हैं। बोलो है कि नहीं है ये, क्योंकि ये किसी से क्रिया करती नहीं है, ये किसी को विस्थापित नहीं करती हैं। अब जैसे सोना चांदी मरकरी है, तो ये इनमें से ऊपर वाले को कर सकती है कि विस्थापित, किसी को भी विस्थापित नहीं कर सकती है। अभी हमने जो उदाहरण पढ़े थे, 2-3 पढ़े थे, एक बार चलो और लिख देता हूं मैं, CuSO4 प्लस Zn इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस Cu, ठीक है। तो ये क्या है आपका, कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट में कौन है, कॉपर है, और ये क्या किससे क्रिया कराई है, जिंक से कराई है। तो देखिए कॉपर कहाँ है इसमें, कॉपर ये रहा, तो कॉपर से तो जिंक बहुत पहले आ गया कि नहीं आ गया, आ गया ना, इसलिए आराम से इसको क्या कर सकता है, ये विस्थापित कर सकता है जिंक। तो जिंक अधिक सक्रिय है, इसलिए कॉपर को इसने क्या कर दिया, विस्थापित कर दिया। तो ये सीरीज आपको अपने माइंड में रखनी है, इससे अपन विस्थापन का बढ़िया अध्ययन कर सकते हैं। एक बार और रिपीट कर देता हूं ये डेफिनेशन आपके लिए। वह सूची जिसमें धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते हुए क्रम में क्या करते हैं बेटा, व्यवस्थित करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं अपन, सक्रियता श्रेणी कहते हैं। उसके लिए हमने ये बनाई है, ये पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, सीसा या लेड या हाइड्रोजन हुआ, कॉपर या तांबा कहा, मरकरी या पारा कह दो, सिल्वर या चांदी कह दिया, गोल्ड या फिर सोना कह सकते हैं अपन। इसको याद करने का एक फिकेशन ये बना सकते हैं आप, क्या बना सकते हो, देखो काना के मंगालय, काना के मंगालय, इसका क्या, देखो यहां तक क्लियर हो रहा है। का से पढ़ दो कौन, पोटेशियम, ना से पढ़ दो कौन, सोडियम, के से पढ़ दो कौन, कैल्शियम, काना के कैल्शियम हो गया कि नहीं, मंगा से पढ़ दो क्या, मैग्नीशियम, आलय से पढ़ दो एल्युमिनियम, हो गए यहां तक कि क्लियर। काना के मंगालय, आई बात समझ में नहीं आई। का मतलब क्या लगाया मैंने, पोटेशियम, ना का मतलब क्या लगाया मैंने, सोडियम, मंगा का मतलब क्या लगाया मैंने, मैग्नीशियम, आलय का मतलब क्या लगाया मैंने, एल्युमिनियम। आगे करें, जिंक आयरन के लड्डू, है ना, ऐसे पढ़ लो। तो देखो जिंक सीधा है कि नहीं, आयरन बिल्कुल सीधा है, के को गोला कर दो, के का कोई मतलब नहीं है, लड्डू को लेड पढ़ लो, क्या पढ़ेंगे, लेड, है ना, तो लेड का क्या हो गया, सीसा। काना के मंगालय, जिंक आयरन के लड्डू, है ना। अब बहुत कम चीज रह गई, यहां लिख दो फिर, यहां तक क्लियर है आपका, सीसा लेड तक, है ना। हैकू, हैकू है, हैगो, चांदी सोना। क्लियर है बेटा। है से क्या हो गया, हाइड्रोजन, कू से क्या हो गया, कॉपर, हैगो से क्या हो गया, Hg, और चांदी सिल्वर है ये आपका, और सोना नीचे आपका है ये, है ना। आ गई होगी बात समझ में कि नहीं आई आपकी में। काना के मंगालय, जिंक आयरन के लड्डू, हैकू, हैगो, चांदी सोना।
तो इस तरीके से अपन धातुओं की सक्रियता को याद रख सकते हैं। आई बात समझ में नहीं आई? तो ऐसी श्रेणी को अपन क्या कहते हैं? सक्रियता श्रेणी कहते हैं। तो ये रही आपकी इस तरीके से विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद में और भी बहुत सारे टाइप्स हैं। एक द्विविस्थापन आएगी इसके जस्ट बाद में ही, तो वो बाद में देखेंगे। थैंक यू ऑल वाचिंग दिस वीडियो।